नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। दिल्ली में अक्टूबर की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। मैं पिद्दू सिंह रजाई में लपेटकर सुबह की चाय का आनंद ले रहा था और मेरा दोस्त अमन खिड़की के पास खड़ा अपनी दूरबीन से नीचे सड़क को घूर रहा था। अमन पिछले 3 दिनों से बोर हो रहा था और एक बोर अमन एक भूखे शेर से ज़्यादा खतरनाक होता है। पिद्दू, अमन ने दूरबीन से आंखें हटाए बिना कहा, तैयार हो जाओ, हमारे पास पहाड़ों से एक केस आ रहा है। मैंने चाय का कप नीचे रखा। पहाड़ों से? तुम्हें कैसे पता? अमन मुस्कुराया। सामने टैक्सी से जो बुजुर्ग उतर रहे हैं उन्हें देखो। उनके जूतों पर लगी लाल मिट्टी दिल्ली की नहीं, हिमाचल के निचले इलाकों की है। उनके हाथ में जो छड़ी है वो पहाड़ी बांस की है। और सबसे बड़ी बात, वो बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अभी अमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हमारी घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने एक 60 साल के बुजुर्ग खड़े थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में गहरा डर बसा था। क्या क्या मैं जासूस अमन से मिल सकता हूँ? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। मेरा नाम डॉक्टर नायर है और मैं हिमाचल के बिशनपुर से आया हूँ। अमन ने उन्हें अंदर बुलाया। बैठिए डॉक्टर नायर। मैं देख सकता हूँ कि आप एक लंबा और थका देने वाला सफ़र करके आए हैं और आपके दिल पर किसी बहुत ही पुराने राज का बोझ है। डॉक्टर नायर सोफे पर बैठ गए और अपनी छड़ी को कस कर पकड़ लिया। मिस्टर अमन, डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक विज्ञान का आदमी हूँ। मैं भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन बिशनपुर में, वहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो विज्ञान को भी डरा देता है। अमन ने अपनी डायरी खोली। मुझे तथ्यों में दिलचस्पी है डॉक्टर साहब, डर में नहीं। बताइए क्या हुआ है? डॉक्टर नायर ने बताना शुरू किया। बिशनपुर में एक पुरानी रियासत है, सिंह हवेली। वहाँ एक 100 साल पुरानी दंत कथा है। कहा जाता है कि इस खानदान के एक पूर्वज ने अपने घमंड में एक साधु के प्रिय कुत्ते को मार डाला था। साधु ने उन्हें श्राप दिया था कि इस खानदान का हर एक वारिस शैतानी शिकारी का शिकार बनेगा। एक विशाल काला कुत्ता जिसकी आंखें अंगारों जैसी जलती हों। मैं कांप उठा। कुत्ता? क्या मतलब? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। मतलब यह मिस्टर पिद्दू कि पिछले 100 सालों में उस परिवार के कई लोगों की मौत रहस्यमयी हालात में हुई है और हर बार गांव वालों ने हवेली के आसपास कोहरे में एक भयानक जानवर की परछाई देखने का दावा किया है। अमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये तो हो गई कहानियाँ, अब हकीकत पर आते हैं। आप मेरे पास क्यों आए हैं? अमन ने कहा। डॉक्टर नायर का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। यह ठाकुर रणजीत सिंह थे, हवेली के पिछले मालिक। 1 हफ्ते पहले उनकी मौत हो गई। पुलिस कहती है हार्ट अटैक था। उनकी लाश हवेली के पीछे जंगल के रास्ते पर मिली थी। डॉक्टर की आवाज़ अब फुसफुसाहट बन गई थी। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले में से था, अमन साहब। ठाकुर के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन उनका चेहरा
हे भगवान! उनका चेहरा खौफ से टेढ़ा हो चुका था। आंखें फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मरने से ठीक पहले साक्षात मौत को देख लिया हो। अमन अब बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। सिर्फ चेहरे का भाव और कोई सबूत? डॉक्टर नायर ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो। हाँ, एक सबूत था जिसे पुलिस ने नज़रअंदाज कर दिया। लाश से कुछ ही दूरी पर गीली जमीन पर मुझे कुछ निशान मिले थे। किसके निशान? मैंने पूछा। पंजे के निशान मिस्टर पिद्दू, डॉक्टर ने कांपते हुए कहा। विशाल पंजों के निशान। वे किसी भेड़िए या आम कुत्ते के नहीं हो सकते थे। वे बहुत बहुत बड़े थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। एक श्राप, एक लाश जिसका चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ है, और एक विशाल जानवर के पंजों के निशान। दिलचस्प। अमन ने पलट कर डॉक्टर से पूछा, तो अब हवेली का अगला वारिस कौन है? उनका भतीजा विहान सिंह, डॉक्टर ने बताया। वह आज ही अमेरिका से भारत लौट रहा है और कल बिशनपुर जाने वाला है। वह इन पुरानी बातों को नहीं मानता। मुझे डर है अमन साहब, मुझे डर है कि वह शैतानी शिकारी अब विहान का इंतज़ार कर रहा है और आपको उसकी जान बचानी ही होगी। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी डायरी बंद की। डॉक्टर नायर, अमन ने गंभीरता से कहा, मैं भूतों और श्रापों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई भूत जमीन पर पंजों के निशान छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वह ठोस है और उसे पकड़ा जा सकता है। अमन ने मेरी तरफ देखा और अपना ट्रैवल बैग उठाया। पेद्दू, अपने ऊनी कपड़े पैक कर लो, हम हिमाचल जा रहे हैं। लगता है बिशनपुर के कोहरे में कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। दिल्ली की शोरगुल वाली सड़कों से निकलकर अब हम हिमाचल की घुमावदार सड़कों पर थे। जैसे जैसे हमारी जीप ऊपर चढ़ रही थी, मौसम बदल रहा था। धूप गायब हो गई थी और उसकी जगह घने कोहरे ने ले ली थी। डॉक्टर नायर आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे थे और पीछे मैं और अमन थे। साथ में विहान सिंह भी थे, हवेली के नए वारिस। अमेरिका से लौटे थे। जीन्स, लेदर जैकेट और आंखों पर काला चश्मा। वे बिशनपुर के इस पुराने माहौल में बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। यह सब बकवास है, विहान ने खिड़की से बाहर झांकते हुए झुंझलाहट में कहा। एक कुत्ता मेरे चाचा को डरा कर मार सकता है? कम ऑन डॉक्टर नायर, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने इस कहानी के लिए दिल्ली से एक जासूसी टीम को बुला लिया। अमन चुपचाप बैठा बाहर देख रहा था। उसने विहान की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें पहाड़ों की चट्टानों और गहरी खाइयों को स्कैन कर रही थी। शाम होते होते हम बिशनपुर पहुंच गए। यह कोई आम पहाड़ी गांव नहीं था। यहाँ के पेड़ सूखे और काले थे, जैसे बरसों से यहाँ बसंत आया ही ना हो। चारों तरफ एक अजीब सी उदासी थी। जीप एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। जंग खाए हुए गेट के ऊपर लिखा था, सिंह हवेली। हवेली, या कहूँ कि एक किला। वह बहुत पुरानी थी, काले पत्थरों से बनी, जिसके मीनार बादलों को छू रहे थे। हवेली के एक तरफ घना अंधेरा जंगल था और दूसरी तरफ एक गहरी दलदली घाटी, जिसे स्थानीय लोग पाताल कुंड भी कहते थे।
जैसे ही हम नीचे उतरे, हवा का एक सर्द झोंका आया। वह हवा नहीं थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कान में आह भरी हो। हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे खुले और एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था और उसकी एक आंख में सफेदी थी। स्वागत है छोटे मालिक, उसकी आवाज खुरदुरी थी। मैं दीवान चंद हूँ, इस हवेली का पुराना केयरटेकर। विहान ने लापरवाही से सिर हिलाया। हेलो दीवान, मेरा सामान अंदर रखवा दो। हम सब अंदर हॉल में दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे हमें ही घूर रही हूँ। और हर जगह जानवरों के सिर टंगे थे, हिरण, शेर, भालू। अमन सीधे दीवान चंद के पास गया और उसकी आंखों में झांका। दीवान जी, अमन ने तीखे स्वर में पूछा, क्या हवेली में हमारे अलावा कोई और भी है? दीवान चंद ने एक पल के लिए अपनी नज़रें झुकाईं। नहीं साहब, सिर्फ मैं और मेरी पत्नी। बाकी नौकर सूरज ढलने से पहले अपने घरों को भाग जाते हैं। वे रात को यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? विहान ने हंसते हुए पूछा। भूत के डर से? दीवान चंद ने विहान को घूर कर देखा। नहीं मालिक, आवाज के डर से। तभी जिसे दीवान चंद की बात को सच साबित करने के लिए हवेली के बाहर दूर कहीं उस पाताल कुंड वाली घाटी से एक आवाज आई। ऊ। वह हवा की सनसनी नहीं थी, वह किसी जानवर की लंबी, दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख थी। वह आवाज इतनी गहरी थी कि लगा जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने अमन का हाथ पकड़ लिया। अमन, ये क्या है? विहान की हंसी भी गायब हो चुकी थी। अमन तुरंत दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। पिद्दू, अमन ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह कोई कुत्ता है तो वह आकार में बहुत ही विशाल है। इतनी दूर से इतनी भारी आवाज सिर्फ एक बहुत बड़े फेफड़ों वाला जानवर ही निकाल सकता है। अमन मुड़ा और हम सबको चेतावनी दी। आज रात कोई भी हवेली से बाहर नहीं निकलेगा, विहान, खासकर तुम। मुझे नहीं पता कि वह श्राप सच है या झूठ, लेकिन जो चीज बाहर है वह बहुत खतरनाक है। हवेली में मेरी पहली रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बाहर हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो और खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने करवट बदली और घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। तभी मुझे गलियारे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चर चर। पुरानी लकड़ी के फर्श पर दबे पांव चलने की आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह शैतानी कुत्ता अंदर आ गया है? मैंने हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस रोशनी को पकड़े हुए एक साया था, और वह साया था दीवान चंद का। वह नंगे पैर था और उसने एक हाथ से मोमबत्ती की लौ को हवा से बचा रखा था। वह बहुत ही सावधानी से चल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा।
मैंने तुरंत अमन के कमरे की तरफ देखा। अमन पहले से ही अपने दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल सतर्क। उसने मुझे होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और दीवान चंद का पीछा करने का संकेत दिया। हम दोनों छाया बनकर दीवान चंद के पीछे चल दिए। दीवान चंद गलियारे के आखिरी छोर पर गया और सीढ़ियां चढ़कर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल, एक पुरानी धूल भरी मीनार में दाखिल हुआ। यह हिस्सा वीरान था और यहाँ कोई नहीं आता था। हम सीढ़ियों के पीछे छुप गए और झांक कर देखने लगे। दीवान चंद एक टूटी हुई खिड़की के पास गया जो सीधे पाताल कुंड की तरफ खुलती थी। बाहर घना कोहरा और घुप अंधेरा था। उसने मोमबत्ती को खिड़की के कांच के पास रखा। फिर उसने उसे एक खास लय में हिलाया, एक बार ऊपर, दो बार नीचे और फिर एक बार ऊपर। वह रुक गया और अंधेरे में बाहर घूरने लगा। अमन मेरे कान में फुसफुसाया, पिद्दू, यह कोई पूजा नहीं कर रहा है, यह इशारा दे रहा है। किसे? मैंने डरते हुए पूछा। क्या उस कुत्ते को? तभी बाहर उस डरावनी सुनसान घाटी के बीचों बीच कोहरे के अंदर से एक मध्यम सी रोशनी जली, एक बार ऊपर, दो बार नीचे। जवाब आ गया था। दीवान चंद के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। उसने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी और वापस मुड़ा। अमन ने मुझे जल्दी से खींचा और हम एक पुराने पर्दे के पीछे छुप गए। दीवान चंद हमारे पास से गुजरा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वह किसी काम के पूरा होने से खुश लग रहा था। जब वह चला गया तो अमन खिड़की के पास गया और बाहर अंधेरे में देखा। पिद्दू, अमन ने गंभीरता से कहा, मामला सिर्फ एक जानवर का नहीं है। उस दलदली घाटी में जहाँ दिन में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वहाँ कोई रात में छिपा बैठा है और दीवान चंद उसे जानता है। कौन हो सकता है वो? मैंने पूछा। क्या वो ठाकुर का कातिल है? हो सकता है। अमन की आंखों में चमक थी। या हो सकता है कि दीवान चंद उस कुत्ते को खाना खिलाने जा रहा हो। जो भी हो, कल सुबह हमें उस पाताल कुंड में उतरना होगा। हमें देखना है कि उस सिग्नल का जवाब आखिर दिया किसने। अगली सुबह कोहरा थोड़ा कम था, लेकिन पाताल कुंड की घाटी अब भी रहस्यमयी लग रही थी। वह जगह बदलती थी, दलदली थी। जगह जगह हरी काई जमी हुई थी और अगर गलती से भी गलत जगह पैर पड़ जाए तो इंसान सीधा जमीन में धंस सकता था। अमन सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी जिससे वह हर कदम पर जमीन की मजबूती जांच रहा था। सावधान रहना पिद्दू, अमन ने मुड़े बिना चेतावनी दी। यहाँ की जमीन धोखेबाज है। सिर्फ उन्हीं पत्थरों पर पैर रखना जिन पर मैं पैर रख रहा हूँ। हम लगभग 1 घंटे तक उस दुर्गम रास्ते पर चलते रहे। मेरे जूते कीचड़ से सन चुके थे और डर के मारे हलक सूखा जा रहा था। अंत में हम एक ऊबड़ खाबड़ चट्टानी टीले के पास पहुंचे। यही वह जगह है, अमन ने रुकते हुए कहा। कल रात दीवान चंद की बत्ती का जवाब यहीं से आया था। हम उस टीले के पीछे गए और जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वहां चट्टानों के बीच एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। गुफा के मुहाने पर
बुझी हुई राख और उस आग की राख पड़ी थी, और कुछ खाली टिन के डिब्बे बिखरे हुए थे। तो यहाँ कोई रहता है? मैंने हैरानी से कहा। कोई इंसान? अमन गुफा के अंदर नहीं गया। उसका ध्यान गुफा के बाहर गीली मिट्टी पर था। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जेब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। इंसान तो रहता है पिद्दू, अमन ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन वह अकेला नहीं है। जरा यहाँ देखो। उसने जमीन पर इशारा किया। वहां कीचड़ में विशाल पंजों के निशान थे, वही निशान जो डॉक्टर नायर ने ठाकुर की लाश के पास देखे थे। लेकिन यहाँ कुछ और भी था। उन पंजों के निशान के पास एक भारी लोहे की जंजीर और एक बड़ा सा खूंटा जमीन में गड़ा हुआ था। अमन ने उस जंजीर को उठाया। उस पर लार और बाल चिपके हुए थे, काले, कड़े और मोटे बाल। देखो इसे, अमन ने कहा। यह कोई आम कुत्ता नहीं है। ये बाल और पंजों का आकार बताता है कि यह जानवर एक भैंसे जितना बड़ा है। किसी ने उसे यहाँ बांध कर रखा था और शायद रात को उसे शिकार के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तभी गुफा के अंदर से एक खड़खड़ाहट हुई। हम दोनों चौकन्ने हो गए। अमन ने तुरंत अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। बाहर आ जाओ, अमन ने कड़क आवाज में कहा। हमें पता है तुम अंदर हो। गुफा के अंधेरे से एक गंदा, मैला, बिखरे बालों वाला आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह किसी जंगली जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मुझे मत मारो, वह चिल्लाया। मैं तो सिर्फ नौकर हूं। मैं तो सिर्फ उसे खाना खिलाता हूं। अमन ने पिस्तौल नीचे नहीं। किसे खाना खिलाते हो? और तुम हो कौन? आदमी कांपते हुए बोला। मेरा नाम भोलू है और मैं दीवान चंद का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे यहाँ छुपने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गांव गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। और वह जानवर? अमन ने जंजीर की तरफ इशारा किया। वह कहाँ है? भोलू की आंखों में दहशत आ गई। वह वह भाग गया साहब। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो जंजीर टूटी हुई थी। शैतान अब खुला घूम रहा है। अमन का चेहरा सख्त हो गया। पिद्दू, भागो। हमें तुरंत हवेली वापस जाना होगा। अगर वह जानवर खुला है तो उसका निशाना सिर्फ एक ही शख्स है। कौन? मैंने दौड़ते हुए पूछा। नया वारिस, अमन ने जवाब दिया। विहान सिंह। हम पाताल कुंड से निकलकर हवेली की तरफ बेतहाशा दौड़ रहे थे। शाम घिर थी और बिशनपुर का कुख्यात कोहरा इतना घना हो गया था कि 10 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे, लेकिन अमन की रफ्तार कम नहीं हुई। पिद्दू, जल्दी, अमन चिल्लाया। विहान खतरे में है। जैसे ही हम हवेली के पिछले गेट के पास जंगल के किनारे पहुंचे, हमें एक चीख सुनाई दी। यह किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की चीख थी। बचाओ, कोई है, बचाओ। यह विहान की आवाज थी। हमने जंगल के बीच पगडंडी पर देखा। विहान जमीन पर गिरा हुआ था, पीछे की तरफ खिसक रहा था, और उसके ठीक सामने कोहरे से वह शैतान निकल रहा था। वह कोई आम कुत्ता नहीं था। वह एक विशालकाय काला दरिंदा था, किसी शेर जितना बड़ा। उसका मुंह खुला था और लार टपक रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसका पूरा चेहरा और आंखें हरे नीले रंग की आग में जल रही थी।
अंधेरे में वह साक्षात नर्क का दूत लग रहा था। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे मुंह से डर के मारे मंत्र निकलने लगे। जानवर ने एक भयानक गुर्राहट की और विहान के गले पर झपटने के लिए हवा में छलांग लगाई। धाएं धाएं धाएं। जंगल में गोलियों की आवाज गूंज उठी। अमन ने दौड़ते हुए अपनी रिवॉल्वर से लगातार 3 फायर किए थे। जानवर हवा में ही एक तरफ झटका खाकर गिरा। उसने तड़पते हुए एक आखिरी बार गुर्राने की कोशिश की और फिर शांत हो गया। उसकी जलती हुई आंखें अब बुझने लगी थीं। विहान बेहोश होने ही वाला था। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे संभाला। अमन सीधे उस मरे हुए जानवर के पास गया। मैं भी डरते डरते वहां पहुंचा। पास से देखने पर वह और भी डरावना लग रहा था। उसका शरीर विशाल था, शायद मास्टिफ और किसी जंगली कुत्ते की क्रॉस ब्रीड थी। देखो इसे पिद्दू, अमन ने जानवर के चेहरे को अपनी छड़ी से छूते हुए कहा। यह तो अभी भी चमक रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या यह सच में कोई भूतिया जानवर था? अमन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कुत्ते के चेहरे को रगड़ा। रुमाल पर चमकदार फास्फोरस जैसा पदार्थ लग गया। भूत नहीं, विज्ञान, अमन ने गुस्से और जीत के मिले जुले भाव से कहा। इस गरीब जानवर को भूखा रखा गया ताकि यह खूंखार हो जाए और इसके चेहरे पर रेडियम पेंट या फास्फोरस का लेप लगाया गया ताकि अंधेरे में यह आग उगलती हुई बला दिखे। यह एक क्रूर मजाक था पिद्दू, एक बहुत ही क्रूर चाल। तभी कोहरे से डॉक्टर नायर और दीवान चंद भागते हुए आए। गोली की आवाज सुनकर वे वहां पहुंचे थे। डॉक्टर नायर ने मरे हुए कुत्ते को देखा और हक्के बक्के रह गए। यह तो सच में वही शैतान है। अमन खड़ा हुआ और सीधे डॉक्टर नायर की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी जो सुबह थी। डॉक्टर साहब, अमन ने ठंडी आवाज में कहा, नाटक बंद कीजिए। खेल अब खत्म हो चुका है। डॉक्टर नायर हड़बड़ा गया। क्या मतलब? क्या आप कह रहे हैं? मैंने तो ही आपको बुलाया है। मैं तो विहान की जान बचाना चाहता हूं। नहीं, अमन ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, आप चाहते थे कि मैं यहां आऊं और इस श्राप की गवाही दूं। आप चाहते थे कि दुनिया माने कि विहान की मौत एक भूतिया कुत्ते ने की है ताकि पुलिस जांच बंद कर दे, ठीक वैसे ही जैसे रणजीत सिंह के साथ हुआ। अमन ने विहान की तरफ इशारा किया। विहान, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम मर जाते हैं तो इस हवेली और जायदाद का अगला वारिस कौन होता? विहान ने कांपते हुए कहा, मेरे कोई और रिश्तेदार नहीं है सिवाय मेरे दूर के एक कजिन के जो बचपन में ही गायब हो गया था। अमन ने डॉक्टर नायर की कलाई पकड़ ली। और वो कजिन कोई और नहीं बल्कि ये डॉक्टर नायर हैं। मैंने इनके कमरे में पुरानी तस्वीरें देखी जिनमें इनकी शकल आपके खानदान से मिलती है। ये भेष बदल कर यहाँ रह रहे थे, सही मौके का इंतजार कर रहे थे। दीवान चंद और उसके बेटे को डरा धमका कर इन्होंने इस जानवर को पालने के लिए मजबूर किया। डॉक्टर नायर ने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उन्हें पीछे से दबोच लिया। कहाँ चलें डॉक्टर साहब? अब आपकी बीमारी का इलाज पुलिस करेगी। अगले दिन सुबह बिशनपुर की धूप खिली हुई थी, कोहरा छंट चुका था। विहान ने हमें धन्यवाद दिया। पुलिस डॉक्टर नायर और उनके साथियों को ले जा चुकी थी। जीप में वापस बैठते हुए मैंने अमन से पूछा, अमन, तुम्हें कब शक हुआ कि डॉक्टर ही कातिल है?
अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिद्दू, याद है जब वह दिल्ली हमारे घर आए थे? उन्होंने कहा था कि रणजीत सिंह की लाश के पास गीली मिट्टी पर पंजे के निशान थे। लेकिन उस रात वहां बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी तभी गीली हो सकती थी अगर किसी ने जानबूझकर वहां पानी डाला हो, ताकि निशान साफ दिखे। डॉक्टर ने अपनी कहानी को मसालेदार बनाने के चक्कर में एक गलती कर दी थी। मैं हंसा। वाकई अमन शा मैं हंसा। वाकई अमन, शैतान कितना भी चालाक हो, जासूस की नज़र से नहीं बच सकता। जीप पहाड़ों से नीचे उतरने लगी और हमारे पीछे बिशनपुर अब सिर्फ एक शांत गांव रह गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।